दोस्तों, हम सभी दिवाली को बहुत धूमधाम और उत्साह से मनाते हैं, लेकिन भारत में ही एक ऐसा गांव है जहां लोग दिवाली तो बनाते हैं, लेकिन अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजों को बंद करके घर में कैद होकर दिवाली मनाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है सचिन कुमार की, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव महुआ गांव में रहता था। सचिन कुमार एक छोटी जाति में पैदा हुआ था। उसको अक्सर शिकायत होती थी कि वो छोटी जाति में क्यों पैदा हुआ, क्योंकि गांव के बड़ी जाति के लोग अक्सर सचिन का और उसके माता पिता का अपमान किया करते थे। सचिन के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे। सचिन के पिता गांव में ही मजदूरी करते थे और उसी से उनका परिवार चला करता था। सचिन की उम्र जब 12 साल की हुई तो एक रात सचिन गांव छोड़कर शहर की ओर भाग गया। सचिन शहर में भटकते भटकते बंगाल में जाकर पहुंचा। बंगाल में सचिन मछली बाजार में जाकर मछलियों को बेचने लगा और अपना गुजारा बसारा करने लग गया। उसी मछली बाजार में एक लड़की भी काम किया करती थी, जिसका नाम था शोभा। शोभा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी, लेकिन शोभा का भी आगे पीछे कोई नहीं था। वो अनाथ थी। शोभा और सचिन धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बन गए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन सचिन ने शोभा से कहा कि चलो गांव चलते हैं, माता पिता को देख कर आते हैं उनकी हालत कैसी है। अब तो बहुत ज्यादा बूढ़े भी हो गए होंगे। सचिन और शोभा थोड़े दिन के लिए गांव जाते हैं और अपने माता पिता से मिलते हैं। सचिन के माता पिता शोभा और सचिन की शादी करा देते हैं, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही सचिन के माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। सचिन अब चाह कर भी वापस बंगाल नहीं आ सकता था, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर आ गई थी। सचिन के माता पिता के पास थोड़ी बहुत जमीन थी। सचिन ने खेती करना चालू कर दिया और उसकी पत्नी ने सचिन का साथ देने लग गई। सचिन खेतों में काम करने जाया करता था। कभी कभी सचिन की पत्नी शोभा भी सचिन के साथ जाया करती थी। गांव की औरतें शोभा की खूबसूरती से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थीं। वो अक्सर फुसफुसाती थी, इतनी सुंदर लड़की सचिन को कहां से मिल गई। ये लड़की कोई सामान्य घर की नहीं लगती है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी बड़े घर की लड़की है। सबको शोभा पे हमेशा शक हुआ करता था। जब से सचिन और शोभा उस गांव में आए थे और जिस एरिया में सचिन और शोभा का घर था, लगभग 5 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी घर पड़ते थे, उस घर में जितनी भी महिलाएं गर्भवती होती थी, उन्हें संतान तो होती थी, लेकिन वो बच्चा इंसानों जैसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि औरतों ने शैतान को पैदा किया हो। किसी का सर नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा होता था, किसी की आंख बिल्कुल सफेद हुआ करती थी, किसी के दांत काले काले बड़े बड़े हुआ करते थे। मतलब जितने भी बच्चे हुआ करते थे सब विकृत ही पैदा हुआ करते थे। गांव में डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर आया, उसने बोला गांव के पानी में कोई वायरस है, या हो सकता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जिसके घर देखो उसी घर पे ही विकृत बच्चे पैदा हो रहे थे। उस गांव में हरि सिंह नाम का एक ठाकुर रहता था। वो ठाकुर बहुत ज्यादा शराबी था और वो बहुत क्रूर स्वभाविक वाला इंसान था। वो अक्सर छोटी जाति की औरतों को अकेला पाकर उनके साथ दुष्कर्म करता या उन्हें छेड़ा करता था। इसीलिए उस गांव की छोटी जात की औरतें सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में खेतों में जाकर फ्रेश होकर वापस आ जाया करती थी कि कहीं हरि सिंह की नजर हम पे न पड़ जाए। इतना ज्यादा हरि सिंह का खौफ था उस गांव में। दिवाली की एक रात पहले हरि सिंह रात में कहीं से शराब पीकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सचिन का घर दिखा। उसने सचिन की बीवी शोभा की खूबसूरती के चर्चे सुन रखे थे। उसका ईमान डगमगाया और वो सचिन के घर में घुस गया। वो जैसे ही सचिन के घर में घुसा तो उसने देखा कि आंगन में एक औरत बैठी हुई है, जो कि बिल्कुल निर्वस्त्र है। उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पे आ रहे थे। हरि सिंह उस औरत के थोड़ा और पास गया तो उसने देखा कि उस औरत के सामने एक नवजात बच्चे की डेड बॉडी रखी हुई है। उसके ऊपर हल्दी कुमकुम डाला हुआ है, एक कटा हुआ नींबू है और चाकू से उसके सीने को फाड़ा गया है। वो बच्चा
कल ही उसी एरिया में किसी के यहाँ पैदा हुआ था जिसे उन्होंने पास वाले खेत में दफनाया था। ये देखकर हरि सिंह की चीख निकल गई। वो चीख सुनकर वो औरत ने हरि सिंह की तरफ देखा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि शोभा थी। उसकी आंख बिल्कुल सफेद थी। उसका चेहरा मिट्टी और मल से सना हुआ था। बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी उसके पास से। हरि सिंह चीखता हुआ सचिन के घर से बाहर भाग गया। उसकी चीख सुनकर गांव वाले भी बाहर सड़क पर आ गए। हरि सिंह ने सारी बातें गांव वालों को बताई। गांव वाले हरि सिंह के साथ सचिन के घर में गए। उन्होंने देखा कि हरि सिंह ने जो बताया वो बात सच है। सामने शोभा निर्वस्त्र बैठी हुई है और कुछ हिलते हुए बड़बड़ा रही है। गांव वालों में से एक बूढ़ा आदमी ने एक बाल्टी पानी शोभा के ऊपर डाला। पानी पड़ते ही शोभा बेहोश हो गई और गांव वाले में से किसी ने उसके ऊपर एक कपड़ा डाला। थोड़ी ही देर बाद सचिन खेत से अपने घर लौट रहा था। उसने देखा घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वो दौड़कर अपने घर की ओर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी शोभा आंगन में बेहोश पड़ी हुई है। गांव वालों ने सचिन को पकड़कर मारना चालू कर दिया और कहा, तुम मियाँ बीवी मिलकर इस गांव में क्या काला जादू कर रहे थे? सचिन बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं पता। मैं हर रात खेतों में सोने जाता हूँ। मैं घर पे नहीं रहता हूँ। आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि सचिन हर रात खेत में ही सोने जाया करता है। सचिन सच कह रहा है। गांव वालों ने सचिन और उसकी पत्नी को रस्सियों से बांधकर सरपंच के पास लेकर गए। सरपंच को सारी बातें बताई गई। सरपंच ने सचिन से पूछा, ये औरत कौन है और तुझे कहाँ से मिली? सचिन ने बताया, जब मैं गांव से भागकर बंगाल पहुंचा तो वहां जाकर मैं मछली मार्केट में मछली बेचने का काम करने लग गया। शोभा मुझे वही मछली मार्केट में मिली है। शोभा का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। सरपंच शोभा को डंडे से मारने लग गया। शोभा रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते बोली, मुझे माफ कर दो, मैं काला जादू करती हूँ। अगर मैं काला जादू नहीं करूंगी तो ये काली शक्तियां मुझे ही खा जाएगी। हर दिवाली के दिन मुझे इन काली शक्तियों को एक नवजात बच्चे के दिल की बलि देनी होती है, वरना ये शक्तियां मुझे ही खा जाएंगी। गांव वाले ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इस चुड़ैल इस डायन को जला दो, ये हमारे पूरे गांव को खा जाएगी। सचिन रोते हुए सबके पैर पकड़ने लग गया और बोलने लगा, मेरी पत्नी को मत मारो। मैं इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा और हम दोनों इस गांव में कभी लौट कर नहीं आएंगे, मैं वादा करता हूँ। सरपंच ने सचिन और शोभा को गांव से निकाल दिया और वो गांव के जंगल में जाकर रहने लगे। उस जंगल की एक खास बात है, उस जंगल में सिर्फ महुए का पेड़ है और दूसरा कोई पेड़ नहीं है। वो दोनों उसी जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। अगले 10-11 महीना सब कुछ ठीक था। पूरे गांव में शांति थी। सबके घर में नॉर्मल बच्चे पैदा होने लग गए। कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अगले साल की जब दिवाली का हफ्ता चालू हुआ तो एक खबर आई कि सचिन की जंगल में सांप काटने से मौत हो गई। ये खबर सुनने के बाद हरि सिंह और उसके दोस्त सोनू के मन में शोभा का फायदा उठाने का ख्याल आया। वो दोनों रात को 11 बजे जंगल जाने का फैसला करते हैं। हरि सिंह और सोनू जंगल की ओर निकलते हैं और जंगल में वो पहुंचकर देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनी हुई है। हरि सिंह सोनू से कहता है, हो सकता है शोभा इस झोपड़ी में ही रहती हो, चलो जल्दी चलते हैं। हरि सिंह और सोनू जैसे जैसे झोपड़ी के पास पहुंच रहे थे, सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 100-200 चूहे एक साथ मरे हो कहीं पे। लेकिन हरि सिंह और सोनू के मन में तो कुछ और ही सवाल था। वो दोनों जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने झोपड़ी से झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि शोभा निर्वस्त्र झोपड़ी के अंदर बैठी हुई है, उसी अवस्था में जिस अवस्था में हरि सिंह ने उसे पिछली दिवाली में देखा था। और उसके सामने सचिन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। उसके शरीर में कीड़े रेंग रहे थे और उसके सीने को चाकू से फाड़ा गया था। और शोभा चीख चीख के चिल्ला रही थी, माँ बलि स्वीकार करो, माँ बलि स्वीकार करो, माँ बलि स्वीकार करो। ये देखकर हरि सिंह और सोनू की पतलून गीली हो गई। वो दोनों गिरते पड़ते जंगल से भागते हुए गांव पहुंचे और गांव में जाकर सरपंच का दरवाजा खटखटाया और सारी बातें सरपंच को बताई। सरपंच और गांव वाले मशाल जलाकर जंगल की ओर निकल पड़े। वो लोग जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि शोभा निर्वस्त्र ही बैठी हुई है और तेज तेज से चीख रही है, मेरी बलि स्वीकार करो माँ, मेरी बलि स्वीकार करो माँ। और वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शोभा के पास जाए। बड़ी मुश्किल से दो लोगों ने हिम्मत करके
शोभा को रस्सियों से बांधकर महुए के पेड़ में बांधकर घासलेट डालकर जिंदा जला दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग लगने के बाद भी शोभा चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि आग के लपटों के बीच में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा सरपंच को घूर रहा था। उसकी स्माइल इतनी ज्यादा कृपी और डरावनी थी कि पूछो मत। गांव वाले और सरपंच अपने अपने घर लौट आए, दिवाली की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वो दिन दिवाली का। उसी दिन सुबह के 10 बजे सरपंच को एक खबर मिली कि उसकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया है। सरपंच खुशी खुशी कमरे के अंदर गया और पालने में जाकर अपनी लड़की को देखने लग गया। लेकिन पालने में देखते ही सरपंच के होश उड़ गए। सरपंच के घर में एक लड़की ने तो जन्म लिया था, लेकिन वो इंसान की लड़की जैसी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतान ने जन्म लिया हो। उसका सर नॉर्मल इंसान से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। उसकी आंख की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी और उसके लंबे लंबे काले दांत थे और वो सरपंच को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शोभा मुस्कुरा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे शोभा ने ही सरपंच के घर में जन्म ले लिया हो। सरपंच दौड़कर घर के बाहर निकला और गांव वालों से सलाह मशवरा लेने लग गया कि मैं क्या करूं इस लड़की का। गांव वालों ने बताया, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। उसे जला दो, उसे मार डालो, नहीं तो पूरे गांव का विनाश हो जाएगा। सरपंच और गांव वाले जैसे ही कमरे में उस लड़की को मारने गए, वो लड़की पालने से गायब थी। किसी को नहीं पता कि लड़की कैसे गायब हो गई। लड़की खुद गायब हो गई या किसी ने उस लड़की को गायब कर दिया। इस घटना के बाद से उस गांव में लोग दिवाली तो बनाते हैं, लेकिन अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर अपने घर के अंदर ही बनाते हैं। दिवाली के दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।